हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म पर यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पीजीटी 2011 का पार्ट 1 देख लिया है और आज उसी क्रम में हम पीजीटी 2011 का भाग 2 सॉल्व करेंगे और प्रश्नों की व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 65 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देशों में निम्न में से कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? विकल्प ए अंग्रेजी और स्पेनिश, बी अंग्रेजी और फ्रेंच, सी अंग्रेजी और पुर्तगाली, डी है अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प बी अंग्रेजी और फ्रेंच। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत यूएसए प्लस कनाडा को सम्मिलित रूप से एंग्लो अमेरिका कहा जाता है, जहाँ की प्रमुख भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए माउंट रेनर वॉशिंगटन, बी माउंट शास्ता कैलिफोर्निया, सी है माउंट मैकेंजी कनाडा और डी है माउंट देनाली ओहियो। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प डी माउंट देनाली ओहियो। ये युग्म सुमेलित नहीं है। माउंट देनाली जो है वो ओहियो में नहीं बल्कि अलास्का में स्थित है, अलास्का में स्थित है। और माउंट देनाली का पुराना नाम है मैकिन्ले, माउंट मैकिन्ले। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी। अन्य विकल्प हम यहाँ देख लेते हैं। माउंट मैकेंजी जो है कनाडा में स्थित है, सही है। माउंट शास्ता या कैलिफोर्निया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है माउंट शास्ता। और माउंट रेनर वॉशिंगटन में स्थित है। यही उत्तरी अमेरिका की नहीं, ये यूएसए की संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए चुकंदर, बी कपास, सी मक्का, डी तंबाकू। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी तंबाकू। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी जो है वो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। इसके अन्य और क्षेत्र हैं तंबाकू उत्पादन के यूएसए में। अन्य क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत दक्षिण मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र और उत्तरी कैरोलिना राज्य, उत्तरी कैरोलिना। कनेक्टिकट, दक्षिणी मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र और उत्तरी कैरोलिना, ये 3 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर तंबाकू का उत्पादन होता है। और देख लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक
तंबाकू का उपभोक्ता और उत्पादक कौन है? तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता देश जो है वह है चीन। चीन तंबाकू का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? विकल्प ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी इटली। इसका सही आंसर है विकल्प ए चीन है। चीन में प्राकृतिक रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रेशम के कई प्रकार होते हैं, जैसे शहतूत रेशम, ओक टसर, उष्णकटिबंधीय टसर, मुगा और एरी। भारत में जो होता है वो शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। और भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं रेशम के, प्रथम स्थान पर है कर्नाटक और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है, कॉफी पोर्ट कहा जाता है? विकल्प ए सैंटोस, बी साओ पोलो, सी ब्यूनस, डी है जिबूटी। इसका सही आंसर है विकल्प ए सैंटोस। सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो ब्राज़ील में स्थित है और ब्राज़ील विश्व में कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है और इसके बाद है वियतनाम। सैंटोस जो है ये विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला, विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला पतन है। इसीलिए इसको विश्व का कहवा पतन या कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? विकल्प ए कोबे, बी युवाता, सी टोक्यो, डी ओसाका। विकल्प बी इसका सही आंसर है युवाता। युवाता को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अन्य देख लेते हैं। ओसाका, जापान का ये जो ओसाका है यह जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। जापान का मैनचेस्टर जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जापान का नागोया, नागोया शहर जो है जापान का, वो जापान का डेट्रॉयट के नाम से जानते हैं। जापान का डेट्रॉयट। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प बी युवाता। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। संसार के निकेल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किसका है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रूस, डी यूएसए। यहाँ पर सही आंसर है ये जो विकल्प दिए हुए हैं ये अब नहीं है। जिस समय पेपर हुआ होगा उस समय जो सही आंसर है इसका बी माना गया है, कनाडा। लेकिन वर्तमान में यदि हम आंकड़ों को देखते हैं तो निकेल उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है विश्व में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, उसके बाद है फिलीपींस, फिर रूस। निकेल उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र निकेल उत्पादन। इंडोनेशिया, फिलीपींस और रूस।
इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए अल्यूशन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, बी टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर, सी प्यूर्टो गर्त दक्षिणी अटलांटिक, डी है सुंडा गर्त हिंद महासागर। इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी। प्यूर्टो गर्त जो है वो दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है बल्कि उत्तरी अटलांटिक में है। उत्तरी अटलांटिक का प्रमुख गर्त है ये प्यूर्टो गर्त। यहाँ पर हम अन्य गर्त देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के, जिसमें से प्रमुख है रोमांस गर्त, केमन, नेरेस गर्त, सैंडविच। यह प्रमुख गर्त है अटलांटिक महासागर के। और अल्यूशन गर्त जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में सही है। प्रशांत महासागर के अन्य गर्त देख लेते हैं। क्यूराइल गर्त, टास्करोरा, मेरियाना गर्त और यहाँ पर दिया है अल्यूशन गर्त है। टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में स्थित है। और देख लेते हैं यहाँ पर हम हिंद महासागर के कुछ प्रमुख गर्त, जिनमें प्रमुख है डायमंटीना गर्त, मॉरिशस गर्त, अमीरांते और ओब गर्त। ये कुछ प्रमुख गर्त हैं प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त, अटलांटिक महासागर के और हिंद महासागर के प्रमुख गर्त। और यहाँ पर जो आंसर है सही आंसर विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? विकल्प ए भूमध्यसागरी, बी स्टेपी, सी टैंगा, डी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। सही आंसर है विकल्प सी टैंगा प्राकृतिक प्रदेश जो है वह केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में यह 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित इसका विस्तार है। और इसका विस्तार जो है अलास्का से कनाडा तक, इसका विस्तार अलास्का से कनाडा तक और स्वीडन से साइबेरिया तक का क्षेत्र इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। दक्षिण गोलार्ध में यह जलवायु क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इनका जो विस्तार है 45 से 70 डिग्री अक्षांश पर, तो दक्षिण गोलार्ध में इतने अक्षांश पर कोई भी स्थलीय भाग नहीं पाया जाता है, जिसके कारण टैंगा जलवायु जो है ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग जोड़ती है? विकल्प ए चीन एवं हेमंत द्वीप को, बी चीन तथा हांगकांग को, सी होक्काइडो तथा होन्शु को, डी है मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा को। इसका सही आंसर है विकल्प सी होक्काइडो तथा होन्शु द्वीप को। विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग जो है सीकन सुरंग है। सीकन सुरंग जो होक्काइडो को होन्शु द्वीप से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए चांदी की खदान, बी सोने की खदान, सी है हीरे की खदान, डी मैग्नीज की खदान। सही आंसर है विकल्प सी हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से हीरे और सोने के लिए प्रसिद्ध है। अन्य में यहाँ देख लेते हैं
चांदी की जो विश्व प्रसिद्ध खदान है वो मैक्सिको की चिहुआहुआ खान है। मैक्सिको की चिहुआहुआ खान। सोने की जो है ऑस्ट्रेलिया की कालगुरली और कूलगार्डी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खदान है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। और मैग्नीज की जो खदान है वह मैग्नीज में के उत्पादन और भंडारण दोनों में, मैग्नीज के उत्पादन और भंडारण दोनों में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर जो देख है आंसर जो है विकल्प सी, हीरे की खान के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला नगर है। विकल्प ए बीजिंग, बी संघाई, सी कैंटन, डी चुंकिंग। इसका सही आंसर है विकल्प ए बीजिंग। बीजिंग जो है देश की राजधानी है, देश की राजधानी है, प्रशासनिक केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र है और साथ ही साथ यह औद्योगिक केंद्र भी है, औद्योगिक केंद्र भी है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा बीजिंग होगा। और संघाई के बारे में भी देख लेते हैं। संघाई जो है यह भी चीन का सबसे बड़ा नगर है, चीन का सबसे बड़ा नगर है और सबसे बड़ा पतन है, सबसे बड़ा पतन भी है। और वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है चीन में संघाई में है, इसीलिए इसको चीन का मैनचेस्टर कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। सही आंसर है विकल्प ए बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। भारत का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 32,87,882 वर्ग किलोमीटर, बी 32,78,782 वर्ग किलोमीटर, सी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, डी 32,87,872 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है विकल्प सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका दर्रा दिया है, दूसरी तरफ समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है। विकल्प ए पीर पंजाल दर्रा 3,480 मीटर, बी बिडल दर्रा 4,270 मीटर, डी है गुलाब घर दर्रा 4,812 मीटर और डी है बनिहाल दर्रा 2,835 मीटर। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प सी गोलाबधर दर्रा 4,800 मीटर नहीं है बल्कि 3,812 मीटर। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,812 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। कोसी नदी किस 3 नदियों के मिलने से बनती है। विकल्प ए मयनगाड़ी, बाड़ी, त्रिशूली, बी सन, अरुण, तामूर, सी है शारदा, सरजू, ताप्ती, डी बानस, सिंधु और बेतुआ। इसका सही आंसर है विकल्प बी सन, अरुण और तामूर नदी से। कोसी नदी इन 3 नदियों के से मिलकर बनी है। कहीं कहीं आपको सोन देखने को मिलेगा, सोन कोसी जिसे कहते हैं, सोन कोसी अरुण और तामूर नदी से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। आम्र वर्षा होती है। विकल्प ए असम, असम में, असम बंगाल में, अच्छा असम बंगाल में। विकल्प बी है दक्षिणी भारत में, सी उत्तरी पश्चिमी भारत में, डी उत्तरी भारत में। इसका सही आंसर है दक्षिण भारत में, विकल्प बी। आम्र वर्षा दक्षिण भारत में कहा जाता है। मानसून से पूर्व ग्रीष्म काल में
ग्रीष्मकाल में मानसून से पूर्व वर्षा होती है। मानसून पूर्व वर्षा कोई स्थानीय नाम अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। केरल में, क्योंकि यह आमों को पकने में मदद करती है, आमों की फसल के लिए लाभदायक होती है। केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। वहीं पर इसको कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा, या फिर चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। और बंगाल में इसको काल बैसाखी, के नाम से जाना जाता है। और असम में चाय वर्षा के नाम से, जानते हैं। और यह जो वर्षा है यह औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा का 10% जो वर्षा होती है वो ग्रीष्मकाल में मानसून पूर्व वर्षा होती है। और इसको स्थानीय नाम में अलग अलग रूप से अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। विकल्प ए लाल मिट्टी से, बी काली मिट्टी से, सी लेटेराइट मिट्टी से, डी मरुस्थलीय मिट्टी से। इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी काली मिट्टी से। आयोग ने इसका जो सही आंसर था वो डी माना था, मरुस्थलीय मिट्टी। लेकिन गुजरात का जो अधिकांशतः भाग है वो मरुस्थलीय मिट्टी से आच्छादित नहीं है बल्कि काली मिट्टी से है। और यहाँ पर गुजरात की जो विविध स्थलाकृतिक स्वरूप है, गुजरात का विविध स्थलाकृतिक स्वरूप वहाँ की विविध जलवायु तथा भूवैज्ञानिक संरचना के कारण, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है, लवणीय मृदा भी पाई जाती है और चिकनी दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। तो अधिकांशतः भाग पर जो मरुस्थलीय मिट्टी है वह नहीं है बल्कि विकल्प बी काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है? विकल्प ए 0.04 हेक्टेयर, बी 0.09 हेक्टेयर, सी 1.08 हेक्टेयर, डी है 2.1 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर जो है उस समय तो विकल्प ए था, लेकिन जो इसका सही आंसर है ये विकल्प ए अब नहीं है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता है 0.29 हेक्टेयर, 0.29 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? विकल्प ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी कर्नाटक। भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है, इसके बाद तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, साल के वृक्ष संकेंद्रित है। विकल्प ए तमिलनाडु, बी असम, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प डी मध्य प्रदेश। साल के जो वृक्ष हैं वो मध्य प्रदेश में और इनके अलावा उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्य
मिलते हैं। और यह जो है वन क्षेत्र का लगभग इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र का लगभग 45% जो है वो साल वृक्ष पाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। विकल्प ए महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच, बी लघु हिमालय और शिवालिक के, सी है चिनाब घाटी में, डी जोजिला और कारगिल के बीच। सही आंसर है विकल्प ए महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच पाई जाती है। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी जो है वो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच पाई जाती है और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच देख लेते हैं, इसके बीच दून घाटी पाई जाती है, दून घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं। विकल्प ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही आंसर है विकल्प डी केरल। कयाल जो है वो केरल में पाए जाते हैं। केरल में लैगून झीलों को कयाल नाम से जाना जाता है, लैगून झीलों को कयाल नाम से जानते हैं। देख लेते हैं लैगून होता क्या है। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे सागर या महासागर के किनारे बनने वाले एक उथला जल, जैसे कोई स्थलीय भाग है, कोई स्थलीय भाग है ये, और ये इधर महासागर या सागर है। तो ये जो अवरोध है, स्थलीय अवरोध है, जिसके कारण ये जो भाग है यह पूर्णतः या अंशतः इस महासागर से अलग हो जाएगा, जिसे यह झील के रूप में विकसित हो जाता है। इसे ही लैगून झील के नाम से जानते हैं। भारत में प्रमुख जो लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील है। इसके अलावा पुलिकट, यह भी लैगून झील है। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। और केरल की अष्टमुदी झील जो है वह भी लैगून झील है, अष्टमुदी झील। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दो किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं। विकल्प ए उत्तरी मैदान व असम, बी छोटा नागपुर पठार व बस्तर नहीं है, बस्तर। विकल्प सी है पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, डी काठियावाड़ व थार मरुस्थल। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प बी छोटा नागपुर पठार और बस्तर जिला जो है वह खनिज संसाधन का भंडार है, खनिज संसाधन का भंडार है। और ये जो छोटा नागपुर पठार है यह भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। अधिकांश भाग जो है झारखंड में स्थित है। इसका अधिकांश भाग झारखंड राज्य में, पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ भाग है और छत्तीसगढ़ राज्य का कुछ भाग इसमें स्थित है। छोटा नागपुर पठार यह क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों का भंडार है यहाँ पर, परंतु यह संसाधन से तो समृद्ध है लेकिन आर्थिक दृष्टि से
पिछड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। विकल्प ए कुडप्पा तंत्र, बी धारवाड़ तंत्र, सी गोंडवाना तंत्र और डी है विंध्यन तंत्र। इसका सही आंसर है विकल्प बी धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है वह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह खनिज युक्त शैल है। यह आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन प्लस निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है और यह इनका जो जन्म स्थल है वह कर्नाटक के धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी व शिमोगा जिलों में हुआ है इनका विकास। और यह भारत में प्रायद्वीपीय भारत तथा बाह्य प्रायद्वीप में भी ये पाई जाती हैं धारवाड़ चट्टानें। इन चट्टानों में सीसा, सोना, लोहा, अभ्रक आदि प्रमुख खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडा पेन का उपयोग किया था। विकल्प ए ब्लास, बी ए वेबर, सी डब्ल्यू इजार्ड, डी ई हुबर। इसका सही आंसर है विकल्प बी अल्फ्रेड वेबर। ए वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडा पेन शब्द का प्रयोग किया था। यह एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थ्योरीज ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लोकेशन इंडस्ट्रीज 1929 में इन्होंने आइसोडा पेन अपने सिद्धांत में आइसोडा पेन शब्द का प्रयोग किया था। आइसोडा पेन क्या होता है? समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। या समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोडा पेन कहा था। सही आंसर है विकल्प बी अल्फ्रेड वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है मैग्नीसाइट चाक की पहाड़ियाँ, बी काइनाइट सरायकेला, सी है हीरा कुरनूल, डी है यूरेनियम गुलबर्गा। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प बी काइनाइट सरायकेला। यह युग्म सुमेलित नहीं है। जो काइनाइट है ये महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक प्लस झारखंड के सिंहभूम जिला में, झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलता है काइनाइट। यह एक अधात्विक खनिज है। काइनाइट
अधात्विक खनिज है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। मैग्नेसाइट जो है चाक की पहाड़ियाँ या तमिलनाडु के सलेम जिले में, तमिलनाडु के सलेम जिले में पाई जाती है। और हीरा करनूल सही है। और इसके साथ साथ पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम गुलबर्गा, यह कर्नाटक में स्थित है, गुलबर्गा कर्नाटक। और इसके अलावा जादूगोड़ा, झारखंड की जादूगोड़ा की खाने जो हैं, जादूगोड़ा खाने, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर विकल्प बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। रुद्रसागर, लकवा, बदरपुर और अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी असम। इसका सही आंसर है विकल्प डी असम। यह असम के प्रमुख तेल क्षेत्र है, रुद्रसागर, लकवा, बदरपुर और अंगूरी तेल क्षेत्र। यहाँ पर अन्य देख लेते हैं। राजस्थान जो है, राजस्थान यह सर्वाधिक कच्चे तेल उत्पादन, राज्यों में सर्वाधिक तेल का उत्पादन, यदि राज्यों में हम देखते हैं तो सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करने में प्रथम स्थान है राजस्थान का। और गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र जो हैं वो है अंकुलेश्वर तथा खंबात। महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई प्रमुख तेल क्षेत्र है और यह देश का विशालतम पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ पर स्थित है? विकल्प ए गुजरात के लांबा में, बी सैलोजी पैली हैदराबाद के निकट, सी मादापार भुज के निकट, डी बोपंडल तमिलनाडु में। सही आंसर है विकल्प ए गुजरात के लांबा में। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म जो है गुजरात के लांबा में है, गुजरात के जामनगर जिले, गुजरात के जामनगर जिले में स्थित लांबा गांव में एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है। विकल्प ए जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, बी जलवायु एवं व्यवसाय, सी है मिट्टी एवं जल, डी आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति। इसका सही आंसर है विकल्प ए जलवायु एवं वनस्पति। देखिए, विश्व के जो प्राकृतिक प्रदेश का विभाजन होता है वह उनके कुछ आधार होते हैं। प्रमुख आधार जो है जैसे भूआकृतियों के आधार पर विभाजित किए जाते हैं, जलवायु के आधार पर, मृदा के आधार पर, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर, तथा जैव जगत के आधार पर। यह प्रमुख आधार हैं प्राकृतिक क्षेत्र का विभाजन करने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है विकल्प ए जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एस्टेंसियस या एस्टोंसिया भी कहा जाता है इसे। विकल्प एस्टेंसियस है। विकल्प ए अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, बी ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति, सी मलेशिया के बागान फार्म और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक अन्य फार्म। इसका सही आंसर है विकल्प ए अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म।
अर्जेंटीना में विशाल बड़े फार्मों को जिसमें पशुपालन किया जाता है। अर्जेंटीना में विशाल फार्म होते हैं जिनमें पशुपालन व्यापारिक स्तर पर पशुपालन किया जाता है, उसे ही वहाँ पर एक्सटॉन्सिया, आपको किसी बुक में एक्सटॉन्सिया भी लिखा मिलेगा और एस्टेंसियस ये भी सही है, कहा जाता है। और साथ ही साथ पशुपालन भी किया जाता है और चारा फसलें अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। न्यू फाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। विकल्प ए लकड़ी काटना, बी मछली पकड़ना, सी शिकार करना, डी दुग्ध उत्पादन करना। इसका सही आंसर है विकल्प बी मछली पकड़ना। न्यू फाउंडलैंड की जो अधिकांश जनसंख्या है वो मछली पकड़ने में लगी हुई है। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस क्षेत्र को मत्स्य उत्पादन में, यह क्षेत्र मत्स्य उत्पादन में प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर छिछले जल क्षेत्र विकसित हैं जिन्हें बैंक कहा जाता है। बैंक, यहाँ पर ग्रांड बैंक और ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। यह मुख्य न्यू फाउंडलैंड तट जो है यह उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पे स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, जहाँ पर ये प्रमुख बैंक है ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन की जो दशाएं हैं, अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दक्षिण से आने वाली गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और उत्तर की तरफ से प्रवाहित होने वाली लैब्राडोर ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है। यहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं, जिसके कारण ये प्लवक उत्पादन के लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न पैदा करती हैं। यही कारण है यहाँ पर कि मत्स्य उद्योग यहाँ पर विकसित अवस्था में है। यहाँ पर अधिकांश जो जनसंख्या है वो मछली पकड़ने के कार्यों में लगी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प ए मिट्टी अपरदन, बी वनीय आग, सी बाढ़ें और डी है अधिक गिरना। इसका सही आंसर है विकल्प बी वनीय आग। वनीय आग के कारण वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है वनीय आग को, क्योंकि विश्व में जो जनजातियां हैं, प्रमुख जनजातियां हैं, झूमिंग कृषि या स्थानांतरण जो कृषि है, जिसके कारण वनों को जला रही हैं, जिसके कारण वन संसाधन में कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो विकल्प बी वनीय आग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मछली पकड़ना, शिकार करना एवं भोजन एकत्रित करने की क्रियाएं की जाती हैं। विकल्प ए मलेशिया के सेमांग, बी पूर्वी अफ्रीका के मसाई, सी अरेबिया के बद्दू, डी मध्य एशिया के खिरगीज। इसका सही आंसर है विकल्प ए मलेशिया के सेमांग। मलेशिया के सेमांग जनजाति है, यह मलेशिया के अतिरिक्त विश्वतरेखी पेटी दक्षिणी थाईलैंड तथा मलाया की पहाड़ियों पर यह जनजाति पाई जाती है और इनका प्रमुख कार्य जो है वह है
मछली पकड़ना, शिकार करना या छोटे जानवरों का या छोटे पशुओं का शिकार करते हैं, और भोजन एकत्रित करना इनकी क्रियाएं हैं, इनका प्रमुख कार्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। विकल्प ए लौह इस्पात उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी जलयान निर्माण उद्योग, डी है भारी इंजीनियरिंग उद्योग। इसका सही आंसर है विकल्प ए लौह इस्पात उद्योग। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल जो है ब्रिटेन में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा व अटलांटा स्थित है। विकल्प ए दक्षिण कैरोलिना, बी मैसाचुसेट्स, सी उत्तरी कैरोलिना, डी जॉर्जिया। इसका सही आंसर है विकल्प डी जॉर्जिया। जॉर्जिया के अगस्ता और अटलांटा, अगस्टा और अटलांटा, अटलांटा जो है यह दो प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रसिद्ध नगर हैं वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं अगस्टा और अटलांटा, और इनके अतिरिक्त यहाँ पर वर्जीनिया, उत्तरी एवं दक्षिणी कैरोलिना तथा अलाबामा जो राज्य हैं वह अमेरिका के प्रमुख सूती वस्त्र कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 101। कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है। विकल्प ए पाकिस्तान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी मिस्र, डी भारत। यहाँ पर सही आंसर है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार कपास की प्रति हेक्टेयर उपज में सर्वाधिक जो प्रथम स्थान पर है वो है ऑस्ट्रेलिया। प्रथम स्थान पर है। और यदि हम कपास उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र देखते हैं, उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र, तो ये भी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रथम स्थान पर है भारत कपास उत्पादन में, और दूसरे स्थान पर है चीन। और भारत के संदर्भ में देख लेते हैं शीर्ष राज्य कपास उत्पादन में, तो प्रथम स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। इसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है, और ये जो पुराने दिए हुए ये ऑप्शन, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर आंसर जो है वो ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है। विकल्प ए जल, बी खनिज, सी कोयला, डी प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह है विकल्प सी कोयला। कोयला जो है यह उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। हम देखते हैं वर्तमान में कुल ऊर्जा आवश्यकता का 41% तथा कुल इस्पात उत्पादन में कुल इस्पात उत्पादन में 70% का आधार जो है, आधार कोयले से ही है।
70% का आधार जो है वो कोयले से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल ऊर्जा उत्पादन में 41% और कुल इस्पात उत्पादन में 70% का आधार जो प्रदान करता है वह कोयला है। तो हम कह सकते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वह कोयला। सही आंसर सी है, विकल्प सी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में सघन कॉफ़ी बागानी को कहते हैं? विकल्प ए फजेंडास, बी ट्रेसिल, सी कोरल्स, डी एस्टोंसियस। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए फेजेंडास, या फेजेंडा भी इसे कहा जाता है। ब्राज़ील में साओ पोलो और मिनास गेरास 2 प्रांत हैं, साओ पोलो और मिनास गेरास जो है ये प्रांत ब्राज़ील के प्रमुख कहवा उत्पादक में प्रसिद्ध है। ये ब्राज़ील के प्रांत है जो कहवा उत्पादन में प्रसिद्ध है। और ब्राज़ील में ही कहवा बागान को ही फेजेंडा या फेजेंडास कहा जाता है। इसका सही आंसर है विकल्प ए फेजेंडास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोसकीट पालन, रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है। विकल्प ए मानसून में, बी उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में, सी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, डी है पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों में। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी के अंतर्गत आ जाता है फलों, सब्जियों तथा सजावटी पौधों से संबंधित होता है। ये सजावटी पौधों से संबंधित। और कोस कीट पालन के अंतर्गत रेशमी कीटों का व्यावसायिक पालन ये सब जो है सर्वाधिक जो होता है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो आने वाले देश हैं उनके अंतर्गत अंगूर की खेती, बागवानी और कोसकीट पालन का बहुत विकसित रूप में वहाँ पर देखा जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा विकल्प सी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसने संसार को बृहत्तम कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? विकल्प ए स्टाम, बी विटलसी, सी बेकर और डी है वीवर। इसका जो सही आंसर है वह विकल्प बी विटलसी महोदय ने 1936 में विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। कृषि प्रदेश क्या होते हैं? ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कृषि संबंधित जो दशाएं होती हैं, दशाओं में समरूपता देखने को मिलती है, समरूपता होती है, ऐसे क्षेत्रों को कृषि प्रदेश कहा जाता है। विटलसी महोदय ने 1936 में विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था और इनके कुछ प्रमुख आधार हैं, सीमांकन के आधार जो है वह प्रमुख है। इन्हें ज़रूर आप नोट कर लीजिए क्योंकि अब कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 5 आधार हैं इनके। पहला है फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, फसलों एवं पशुओं का साहचर्य। दूसरा है आधार इनका कृषि उत्पादन विधि। तीसरा है कृषि भूमि में श्रम पूंजी
भूमि में श्रम पूंजी संगठन आदि का विनियोग, संगठन आदि का विनियोग। और चौथा जो आधार है वह कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग। और जो पांचवा आधार है वो यहाँ आप लिखना है। पांचवा आधार है कृषि कार्य में सहायक यंत्रों उपकरणों अथवा आवास आदि संबंधी दशाएं। यह प्रमुख 5 आधार हैं इनके सीमांकन के। विटलसी महोदय ने 1936 में विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। इनके सीमांकन के 5 प्रमुख आधार हैं: फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, कृषि उत्पादन विधि, कृषि भूमि में श्रम पूंजी संगठन आदि का विनियोग, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग तथा कृषि कार्य में सहायक यंत्रों उपकरणों अथवा आवास आदि संबंधी दशाएं। इसका सही आंसर है विकल्प बी, विटलसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? विकल्प ए अमेरिका में, बी ब्रिटेन में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, ब्रिटेन में। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना 1830 में, स्थापना वर्ष जो है इसका 1830 है। 1830 में ब्रिटेन में हुई। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? भौगोलिक विज्ञान की उन्नति के लिए। भौगोलिक विज्ञान की उन्नति के लिए एक संस्था के रूप में इसे संस्थापित किया गया था। संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसका सही आंसर है विकल्प बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी के साथ रेडजल ने प्रमुख योगदान दिया है। विकल्प ए सांस्कृतिक भूगोल, बी क्षेत्रीय भूगोल, सी भौतिक भूगोल, डी है राजनीतिक भूगोल। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी, राजनीतिक भूगोल। रेडजल महोदय जो थे ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने इनकी प्रमुख पुस्तक है जो एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इनकी एक और पुस्तक है राजनीतिक भूगोल, और इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी से के नाम से भी नहीं जाना जाता है, और साथ ही साथ इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी जो एक प्रमुख पुस्तक है ही है। साथ ही साथ इन्होंने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित थे। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित थे। इन्होंने राजनीतिक भूगोल में जो इनकी पुस्तक थी राजनीतिक भूगोल, इसमें इन्होंने राज्य और समाज के
जीववादी सिद्धांत की पुष्टि की थी? जीववादी सिद्धांत की पुष्टि की थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प ए प्रेस्टन जेम्स, बी पीटर हैगेट, सी बुंगे, डी डेविड हार्वे। इसका जो सही आंसर है वह है डी, विकल्प डी, डेविड हार्वे। डेविड हार्वे ने यह पुस्तक लिखी थी, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। चलिए और देख लेते हैं इसमें विकल्प। पीटर हैगेट जो हैं, इनकी भी कुछ प्रमुख पुस्तक हैं। लोकेशनल एनालिसिस, इनकी दो पुस्तक है। पहली है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। और पीटर हैगेट की दूसरी पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न, ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। और देख लेते हैं विलियम बंगी जो थे, बहुत सी बुक में आपको बंगी मिलेगा देखने को। इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो इनकी जो सैद्धांतिक भूगोल पर लिखा था इन्होंने। और इनकी जो पुस्तक है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, वो डेविड हार्वे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है? विकल्प ए चेन्नई में, विकल्प बी है गोरखपुर में, सी कोलकाता में, डी अलीगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी, कोलकाता में। ज्योग्राफिकल सोसाइटी भारत में जो स्थापित की गई थी, इसका जो सन था 1933 में, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी कोलकाता में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? विकल्प ए है भौगोलिक विकास, बी भौगोलिक एकता, सी भौगोलिक परिवर्तन, डी है भौगोलिक स्वतंत्रता। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी, भौगोलिक एकता। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो दिया था वो ब्लास महोदय ने दिया था, विडाल डीला ब्लास, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। फ्रांस के थे ये, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। इनका मानना था कि भूतल पर विविध प्रकार के भौगोलिक तथ्य होते हैं। भूतल पर विविध प्रकार के भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा संबंधित होते हैं। इसी को उन्होंने पार्थिव एकता का सिद्धांत कहा था। इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, भौगोलिक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है? विकल्प ए 2.7, बी 3.5, सी है 5.5, डी है 5.2। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी, 5.5। कई बार पूछा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वह है 5.5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है? विकल्प ए 22, बी 23, सी है 32, डी 40। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी, 32 मीटर
की गहराई पर जाने पर भूपटल से भूगर्भ की ओर, भूपटल से भूगर्भ की ओर 32 मीटर की 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो कम होता है, बढ़ता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन जो ये वृद्धि है, वृद्धि की जो दर है, ये गहराई के साथ साथ जो तापमान की वृद्धि दर है वो घटती जाती है, एक समान नहीं रहती है, घटती जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प सी 32। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रभावित हो सकती हैं? विकल्प ए प्राथमिक लहरें, बी द्वितीयक लहरें, सी धरातलीय लहरें, डी है प्राथमिक व द्वितीयक लहरें। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प ए प्राथमिक लहरें, जिन्हें हम पी वेव्स भी या प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, पी वेव्स। प्राथमिक लहरें जो हैं इनकी विशेषता है यह ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम में प्रवाहित हो सकती हैं, तीनों माध्यम में प्रवाहित होती हैं। और जो ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये केवल ठोस माध्यम में प्रवाहित होती हैं। यहाँ बोल रहा है कोर के मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित होती है, तो कोर के मध्य में जो है प्राथमिक लहरें पी वेव्स ही प्रवाहित होती हैं। इससे यह भी पता लगता है, प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, कोर एरिया जो है, कोर क्षेत्र जो है वह तरल अवस्था में है, इसीलिए प्राइमरी वेव्स ही वहाँ पर पहुँच पाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? विकल्प ए 32 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर, डी है 100 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प डी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर मेंटल के ऊपरी भाग में ये है, ये हो गया आपका भूपर्पटी क्रस्ट हो गया, मेंटल ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल, फिर उसके बाद ये अपर कोर और इनर कोर। तो इस जगह पर जो पाई जाती है 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में, मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में इस क्षेत्र में तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे ही हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। इस क्षेत्र को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर जो पदार्थ पाया जाता है वो अर्ध तरलावस्था में पाया जाता है, अर्ध तरलावस्था में पाया जाता है, और इसे एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं या फिर जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है, या दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। और यहाँ से जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय, उसका जो स्रोत है वो यही क्षेत्र है। एस्थेनोस्फीयर से ही ज्वालामुखी की जो मैग्मा निकलता है वो यहीं से प्राप्त होता है। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 115। गुटेनबर्ग असंबद्धता बीच में है। विकल्प ए सियाल व सीमा के बीच, बी सियाल व अंतरतम की सीमा, सी है मेंटल व अंतरतम की सीमा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी, मेंटल व अंतरतम सीमा के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं ये जो है क्रस्ट, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और इनर कोर। तो यहाँ पर लोअर मेंटल और अपर कोर के मध्य
इस जगह पर जो असंबद्धता पाई जाती है उसे ही गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नांकित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? विकल्प ए गैब्रेन, बी हॉस्ट, सी भ्रंश घाटी और डी है नापे। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प डी नापे। ये जो है इसका जो निर्माण है वह भ्रंश द्वारा नहीं होता है बल्कि वलन द्वारा। नापे का निर्माण वलन द्वारा होता है, संपीडनात्मक बल द्वारा। संपीडनात्मक बल द्वारा जब चट्टानें भुजाएं जो होती हैं, जो समानांतर भुजाएं होती हैं, वो क्षैतिज हो जाती हैं और संपीडन अधिक होने के कारण परिवलन मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है जिसे ग्रीवा खंड या नापे कहा जाता है। नापे या फिर ग्रीवा खंड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से कौन सी सेल रवेदार, 2 सेकेंड, रवेदार होती है? विकल्प ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी है इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प ए आग्नेय चट्टानें या आग्नेय सेल जो होती हैं ये रवेदार होती हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। आग्नेय सेल रवेदार होती हैं, अंतर विहीन होती हैं, अंतर्विहीन होती है, कठोर होती हैं और जीवाश्म रहित होती हैं। जीवाश्म रहित होती है। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं आग्नेय चट्टान के ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो आदि हैं प्रमुख उदाहरण इसके। और अन्य देख लेते हैं हम। अवसादी चट्टान जो है, अवसादी चट्टानों की क्या विशेषता होती है? यह चट्टानें जो होती है परतदार होती हैं, जीवाश्म युक्त होती हैं, और खनिज तथा तेल की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से ही होती है। खनिज तथा तेल की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से ही होती है। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प ए आग्नेय चट्टान होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? विकल्प ए संगमरमर, बी ग्रेफाइट, सी सिस्ट, डी है बेसाल्ट। इसका जो सही आंसर है वह है कायांतरित सेल का जो रूप है विकल्प डी बेसाल्ट। अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाकी जो और हैं संगमरमर, ग्रेफाइट और सिस्ट जो है ये रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है? विकल्प ए स्लेट, बी चूना पत्थर, सी कोयला और डी है गैब्रो। इसका जो सही आंसर है वह विकल्प डी गैब्रो और स्लेट। यहाँ पर 2 आंसर ऐसे हैं जो अवसादी सेल नहीं है, विकल्प ए और विकल्प डी। जो स्लेट है आपका ये है रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित सेल। कायांतरित सेल के अंतर्गत आता है स्लेट, और गैब्रो जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय सेल का। जो कि चूना पत्थर और कोयला जो है ये अवसादी चट्टान, अवसादी सेल है। यहाँ पर 2 आंसर हैं, ए और डी दोनों ही अवसादी
चट्टानों का या अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? विकल्प ए वलन, बी भ्रंशन, सी समवलन, डी नापे। तो इसका जो सही आंसर है वह है रिफ्ट घाटी जो है विकल्प बी भ्रंशन का परिणाम है। जब समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे की ओर धंस जाता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से इस आकृति का निर्माण होता है। ये जो बीच का भाग है ये नीचे की ओर धंस जाता है और बगल वाले जो भाग है भूखंड है वो यथास्थिति उसी प्रकार से खड़े रहते हैं और बीच वाला जो भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है। इसी को हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। इसका सही आंसर है रिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम है। भ्रंश यहाँ पर टेंशनल फोर्स लग रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तभी बीच वाला जो भूखंड होता है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित संभावित क्षेत्र कौन सा है? विकल्प ए अरावली क्षेत्र, बी सिंधु गंगा मैदान, सी हिमालय क्षेत्र, डी है समुद्र तटीय भाग। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। देखिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 5 भूकंपीय क्षेत्रों को बांटा गया है। भारत में 5 भूकंप जोन, भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। तो जो 5th नंबर पे है भूकंप जोन जो है ये अधिकतम प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकतम प्रभावित क्षेत्र जिसमें आपका हिमालयी क्षेत्र आता है और सभी पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य और बिहार नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र जो है, बिहार नेपाल का सीमावर्ती भाग और गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ जो है यह भूकंप जोन 5 के अंतर्गत ये आते हैं। इसी प्रकार से जो भूकंप जोन 4 है वो अधिक प्रभावित क्षेत्र है। फिर भूकंप जोन 3 जो है वह मध्यम प्रभावित है। सेकेंड नंबर का जो भूकंप जोन है वह निम्न या न्यून प्रभावित क्षेत्र तथा जो फर्स्ट नंबर का भूकंप जोन है वह न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र है। जो पहला भूकंप जोन क्षेत्र है वह न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र है। फिर भी उसके अंतर्गत जहाँ पर भूकंप दृष्टि से जो है शून्य माना जाता है, भूकंप की दृष्टि से जो भूकंप जोन जो फर्स्ट है वह शून्य माना जाता है, लेकिन वहाँ पर कोयना और लातूर, महाराष्ट्र के कोयना और लातूर जो है जहाँ पर भूकंप आया था, ये क्षेत्र उसी के अंतर्गत उसी जोन में आते हैं, कोयना और लातूर। यहाँ पर पूछ रहा है सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है विकल्प सी हिमालय क्षेत्र, जो भारत के भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? विकल्प ए मध्य महाद्वीपीय पेटी, बी अंध महासागरीय पेटी, सी हिंद महासागरीय पेटी, डी परिप्रशांत पेटी। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी या प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों पर द्वीपचापों तथा समुद्री द्वीप के सहारे इस पेटी में लगभग 2
तिहाई भूकंप, ये ज्वालामुखी, सॉरी भूकंप नहीं, ज्वालामुखी, विश्व के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत पेटी के तटीय भागों, द्वीपचापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस पेटी को कहा जाता है फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। विकल्प ए विसुवियस तुल्य, बी पिलियन तुल्य, सी स्ट्रोम्बोली तुल्य, डी है हवाई तुल्य। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प बी पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, जो है सर्वाधिक विस्फोटक एवं विनाशकारी होती है, विस्फोटक एवं विनाशकारी होती है। केंद्रीय उद्भेदन के द्वारा कई प्रकार पाए जाते हैं। केंद्रीय उद्भेदन जब होता है ज्वालामुखी का, केंद्रीय उद्भेदन में मुख्य रूप से 5 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला है विसुवियस तुल्य, पिलियन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य और हवाई तुल्य, और 5वां है वोल्केनियन तुल्य। 5वां है वो है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, जिसमें से सर्वाधिक विनाशकारी जो है वो है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये इसके प्रमुख उदाहरण है इस ज्वालामुखी के पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर, मार्टिनिक द्वीप का पीली ज्वालामुखी, पीली ज्वालामुखी, और इसके अलावा सुंडल जलडमरू का क्राकाटोआ, यहाँ पर लिख रहे हैं। दूसरा इसका उदाहरण है जलडमरू का क्राकाटोआ, क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वह पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहते हैं। विकल्प ए लैकोलिथ, बी फैकोलिथ, सी पैथोलिथ और डी है लोपोलिथ। यहाँ पर जो है सही आंसर होगा विकल्प बी फैकोलिथ। ज्वालामुखी से निर्मित जो लहरदार आकृति जो भूपटल पर ना आकर अंतर्वेदी चट्टान जिसे कह सकते हैं हम, आग्नेय चट्टान के जो उदाहरण होते हैं, उसके जो रूप होते हैं बहिर्वेदी और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी से जो निर्मित लावा होता है वो ऊपर भूपटल पर ना आकर के भीतर ही, भूपटल के भीतर ही विभिन्न आकृति में जम जाता है, उसका जमाव हो जाता है, तो उन्हीं आकृतियों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो पैथोलिथ जो है वह लहरनुमा आकृति, कुछ इस प्रकार से लावा का जो लहरनुमा आकृति होती है उसे हम फैकोलिथ कहते हैं। और अन्य देख लेते हैं, लैकोलिथ जो होता है ये गुंबदाकार, लावा का गुंबदाकार जमाव को कहते हैं, लावा के गुंबदाकार जमाव को लैकोलिथ कहा जाता है। वहीं बैथोलिथ जो होता है यह भूमि के नीचे खड़े ढाल वाले, भूमि के नीचे खड़े ढाल वाले विशाल लावा का जमाव जो होता है, विशाल लावा का गुंबदाकार जमाव ये भी होता है, गुंबदाकार जमाव, इसे बैथोलिथ कहा जाता है। और लोपोलिथ जो है यह तस्त्रीनुमा लावा का तस्त्रीनुमा जमाव, तस्त्रीनुमा जमाव कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसे हम लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सही आंसर जो है वह बी फैकोलिथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, आज का यह सबसे अंतिम प्रश्न है। अपर्दन चक्र की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला था। अपर्दन चक्र की संकल्पना पर विकल्प ए डेविस, बी जेम्स हटन, सी है पिंक और डी थॉर्नबरी। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए डेविस महोदय। डेविस महोदय जो थे ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे
जिन्होंने सर्वप्रथम अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, डेविस महोदय। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो इसको ज़रूर से शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।